हाय एवरीवन, आज हम करेंगे 52nd क्वेश्चन ऑफ केस स्टडी फ्रॉम द टॉपिक 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। चलिए पढ़ते हैं स्टेटमेंट को। इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन वायर्स विच आर laid down in winters are stretched tightly to accommodate expansion in summers. टू सच वायर्स लाई अलोंग द फॉलोइंग लाइन्स। तो ये दो इक्वेशंस दी गई हुई है वायर्स की। बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट पार्ट, आर द लाइन्स L1 एंड L2 कोप्लेनर? जस्टिफाई योर आंसर। तो चलो यहीं से शुरू करते हैं। ये L1 लाइन दी गई है, ठीक है, ये L1 लाइन है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसके सामने ही। अब L1 लाइन के लिए आप देखो क्या करना है। L1 लाइन जो है जिस पॉइंट से पास कर रही है उसको मैं रखूँगा A, ठीक है। वो किस पॉइंट से पास कर रही है? -1, 3, -2। और L1 लाइन किस वेक्टर के पैरेलल है? उसको मैं रखूँगा B1। तो वो वेक्टर है 3i कैप -2j कैप -k कैप, ठीक है। अब इसी तरह से जो दूसरी लाइन है ये L2, ये किस पॉइंट से पास कर रही है? ये पास कर रही है 0, 7, -7 और किस वेक्टर के पैरेलल है? -i कैप +3j कैप -2k कैप, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा बताऊं चलो आपको कि ये मैंने कैसे किया है। जनरली ये होता है, किसी लाइन की इक्वेशन ये वाली होती है। तो अगर मैं देखना चाहूँ कि ये लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है तो मैं वो वाले पॉइंट्स उठाऊंगा। यहाँ पे आपने ध्यान रखना माइनस के बाद वाला ये, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा। ध्यान रखना अपने, मैं बोल रहा हूँ माइनस के बाद y1, ये माइनस के बाद जो भी है तो इस पॉइंट के लाइन जो है इस पॉइंट से पास कर रही है और किस वेक्टर के पैरेलल है वो यहाँ से उठाना होता है। तो अगर मैं कहूँ कि ये लाइन किसी वेक्टर के पैरेलल है तो वो है A1i कैप B1j कैप C1k कैप। तो ये सारा मैंने अप्लाई किया है ऊपर यहाँ पर, ठीक है। अब आपको समझ आ गई होगी कि ये कैसे चल रहा है, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं। लाइन पास कर रही है -1, 3, -2 से। दूसरी लाइन पास कर रही है 0, 7, -7 से। पहली लाइन 3i -2j -k के पैरेलल है और दूसरी लाइन -i +3j -2k के पैरेलल है। चलिए ठीक है। अब लाइंस की हमने चेक करनी है कोप्लेनैरिटी। तो कोप्लेनैरिटी के लिए अगर मैं एक डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूं जो कि बुक्स में है, जैसे कि एनसीईआरटी में भी ये लिखा हुआ है साफ साफ तौर से, ए बी वेक्टर डॉट B1 क्रॉस B2 इज इक्वल टू 0 अगर आ जाए तो फिर लाइनों को बोला जाता है कोप्लेनर, ठीक है। इफ़ कि अगर ये चीज़ हो जाए तो लाइनों को बोला जाता है कोप्लेनर। अब मैं जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, अभी मैं ए बी वेक्टर बनाऊंगा, ठीक है। देखना अभी एक बार तो मैंने लिखा है वो भी ऊपर ही चारों में, यहाँ पे बनाऊंगा मैं ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर कैसे आएगा? बी में से ए माइनस करके। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 0, -1 आई कैप, ठीक है। ए बी वेक्टर बन रहा है 7, -3 जे कैप। क्या कर रहा हूँ मैं? बी में से ए को माइनस कर रहा हूँ, -7 -2 के कैप। तो ए बी वेक्टर जो बन रहा है वो है आई कैप +4j कैप -5k कैप। ये है ए बी वेक्टर, ठीक है। अब इसको अगर सीधा निकालना है इसको, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? डिटर्मिनेंट में इसको लिख सकते हैं। जैसे कि पहले मैं ए बी वेक्टर लिखूँगा यहाँ से, ये है 1, 4, -5। फिर मैं लिखूँगा B1 वेक्टर यहाँ से
3 -2 -1। उसके बाद मैं लिखूँगा B2 वेक्टर -1 3 -2। ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व करूँगा डिटर्मिनेंट को। अगर इसकी वैल्यू आ गई 0 तो मेरा प्रूव हो जाएगा कि ये जो लाइंस हैं कोप्लेनर है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मैं फर्स्ट रो से एक्सपेंशन कर रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट रो से एक्सपेंशन करने के बाद ये आ रहा है, इस तरह से कैलकुलेशन चल रही है, तो ये हो गया अभी 0। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि लाइंस जो हैं दे आर कोप्लेनर, लाइंस आर कोप्लेनर। तो हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो डन हो चुका है। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। ठीक है, एक बार रीड करते हैं सेकंड की स्टेटमेंट। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस L1 एंड L2। अब ये जो लाइंस हैं इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले मैं लिखता हूँ फर्स्ट लाइन जो है, ये फर्स्ट लाइन दी हुई थी मेरे को। इसको मैं लैम्डा के इक्वल लिख के एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालूंगा। एक्स को इसके बराबर लिखूंगा और ये बनेगा 3 लैम्डा -1। फिर मैं इसको इसके बराबर लिखूंगा, यहाँ से वाई की वैल्यू निकालूंगा -2 लैम्डा +3। देन इसको इसके बराबर रखूँगा तो मैं लिखूँगा -लैम्डा -2। फिर उसके बाद सेकेंड लाइन को हम इसी एल्गोरिथम में लेके चलते हैं। अब इसको मैं लिखूँगा म्यू के इक्वल। अब उसी तरह से यहाँ से x की वैल्यू, फिर यहाँ से y की, यहाँ से z की। तो अभी मैं लिखता हूँ -μ देन 3μ + 7 -2μ -7। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना होता है, यहाँ पे आप समझिए थोड़ा। इन दोनों को इक्वल लिखना है, एक इक्वेशन बनेगी। फिर इन दोनों को इक्वल लिखना है, दूसरी इक्वेशन बनेगी। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को जो लैम्डा और म्यू में मिले बनेंगी, इनको सॉल्व करना है। अगर आप चाहो तो ये तीसरी इक्वेशन भी बना के रख सकते हो। ठीक है, मगर मेरा काम क्या है कि इन दोनों को पहले इक्वेशन बना के इनको सॉल्व करना। तो चलो अभी मैं लिख के बताता हूँ। देखो पहले मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। तो ये मैंने बोला था कि इन दोनों को इक्वल लिखो। ये देखो मैंने उठा लिए और ये मेरी बन गई फर्स्ट इक्वेशन, 3 लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसी तरह से अब मैं इन दोनों को उठाऊंगा। मैं लिखूंगा 2 लैम्डा प्लस -2 लैम्डा +3 इज इक्वल टू 3 म्यू + 7। और यहाँ से मेरी बन जाएगी दूसरी इक्वेशन, -2 लैम्डा -3 म्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे 7 में से 3 माइनस करने थे हमें, 4 लिखना पड़ेगा। चलिए अब यहाँ से अगर तीसरी लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। -लैम्डा -2 म्यू -7। तो यहाँ पे -लैम्डा +2 म्यू इज इक्वल टू -5। तो इस तरह से आपकी बनेंगी 3 इक्वेशंस। ठीक है, अब क्या करना है, फर्स्ट 2 इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है। मैं तो इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ। ठीक है, -2 लैम्डा -3 म्यू इज इक्वल टू 4। अब इनको सॉल्व करना है तो भाई मैं क्या करता हूँ, म्यू को मैं सेम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए मैंने ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से कर दिया मल्टीप्लाई, क्योंकि ये देखिए 3 म्यू जो है हमारा मैच हो जाएगा और इसको हम कैंसिल कर लेंगे। ये देखिए ए ही प्लानिंग, ये है 7 लैम्डा इज इक्वल टू 7 लैम्डा इज इक्वल टू 1। अब इसको लैम्डा की वैल्यू को हम कहीं भी रख लेते हैं। मान लो मैं यही रख लेता हूँ, चलो फर्स्ट इक्वेशन में, क्योंकि अभी मेरे को म्यू भी निकालना है। ये मेरा आ गया म्यू।
ठीक है। लैम्डा और म्यू मेरे आ चुके हैं, लैम्डा 1 है, म्यू -2 है। अब अभी तक फैसला नहीं हुआ, आपने ध्यान रखना है कि भाई ये लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं कि नहीं कर रही। अब आगे समझिए, ये लैम्डा और म्यू की वैल्यू हमने, ये जो थर्ड इक्वेशन है इसकी हमने लेफ्ट हैंड साइड में फिल करनी है, ठीक है। लैम्डा और म्यू की वैल्यू क्या करनी है, थर्ड इक्वेशन में फिल करनी है लेफ्ट साइड में। अच्छा, यहाँ पे मैंने म्यू लिख दिया, यहाँ पे अभी वैल्यू फिल कर रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा 2, तो ये देखिए आ गया -5, और राइट हैंड साइड भी क्या है, -5। अगर ये दो वैल्यूज़ लैम्डा और म्यू की थर्ड इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को बराबर करती हैं, तभी हम बोल सकते हैं कि लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, ठीक है। तो ये था एल्गोरिथम कि लाइंस इंटरसेक्टिंग है या नहीं। अगर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आती तो हम लिखते हैं लाइंस आर नॉट इंटरसेक्टिंग, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई। अब उन्होंने क्या बोला था अभी, ये देखिए, ये थी टास्क कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो अभी हम इसके नज़दीक हैं, मैं भी बताता हूँ आपको कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने कैसे निकालना है। ये देखिए, अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए या तो ये लैम्डा और म्यू की वैल्यू, जो लैम्डा की वैल्यू आप यहाँ पे डाल दो, मैं यहाँ पे इंसर्कल करता हूँ, इसमें डाल दीजिए। यहाँ देखिए जिसको मैं इंसर्कल कर रहा हूँ, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू डाल दीजिए, ठीक है, और आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। चलिए मैं करता हूँ यहाँ पे 3 × 1 - 1 -2 × 1 + 3 -1 -2, ये है 2, यहाँ पे आया 1, ये आ गया -3। तो ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये हमने क्या किया था, लैम्डा की वैल्यू इसमें डाली थी। अदरवाइज़ आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे म्यू की वैल्यू डाल के भी निकाल सकते हो इसमें, तो भी एक ही बात है, तब भी यही आएगा 2 1 -3। तो इस तरह से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको मिल जाएगा। तो हमारा ये वाला केस स्टडी यहीं पे फिनिश होता है। बढ़िया तरीके से हमने डिस्कशन कर लिए, जो ईजीएस्ट पाथ था इसको सॉल्व करने का, उस पर मैं चला हूँ आपको लेके। तो अभी ये केस स्टडी हमारी जो है हाफ सेंचुरी से ऊपर हो चुकी है, तो बहुत सारे केस स्टडीज़ हैं ये वाले, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए बच्चों की। तो इसको आप करिए डेली बेसिस पे, एक एक दो दो करें, जितना भी आपके पास टाइम है, तो आपका सारा एग्ज़ाम तक का आपका कोर्स जो है वो पूरा हो जाएगा, आपका फेयर ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल। और इसमें अभी हम करेंगे क्वेश्चन बैंक भी ऐड करेंगे सीबीएसई का, और सैम्पल पेपर्स भी करेंगे। अभी तो मैं बोर्ड क्वेश्चन ही कर रहा हूँ, तो ये चलता रहेगा सिलसिला, ठीक है, डे वाइज, और आप इसको डेली फॉलो करते रहें तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। और अगर आपने नई केस स्टडीज़ ट्राई करने हैं तो आपको एंड स्क्रीन पे एक लिंक मिलेगा दूसरी प्लेलिस्ट का, वहाँ पे आप चैप्टर वाइज केस स्टडीज़ भी कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। अगर आपको सब कुछ अच्छी तरह से समझ आ रहा है और आपको केस स्टडीज़ के लिए इधर उधर भागने की अभी ज़रूरत नहीं लग रही है, क्यों, क्योंकि हमने एक ही जगह पे सारे केस स्टडीज़ इकट्ठे कर दिए हैं, ठीक है। आपको कहीं सर्च नहीं करना पड़ेगा कि कहाँ से देखूँ, कहाँ मिलेंगे, ये इन 2 प्लेलिस्ट में सारा कुछ कवर हो जाएगा, सीबीएसई का और पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड का, ठीक है। तो अभी आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा अगर आप इन 2 प्लेलिस्ट को कर लो, और आपका जो मकसद है केस स्टडीज़ का वो भी पूरा हो जाएगा, दिस इज़ माय गारंटी। तो अगर मेरे एफर्ट्स आपको अच्छे लग रहे हैं, आपको समझ आ रहा है कि मैं क्या क्या कॉन्सेप्ट वाइज आपको करवा रहा हूँ, किस तरह से क्वेश्चंस को टैकल करना है, पढ़ना है, तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपने डाउट लिखें, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो थम्स अप लिखें, थैंक यू लिखें, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।